नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान की स्थिति पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद जारी। ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, रूस, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधि बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने विश्वास व्यक्त किया है कि यह संवाद अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने और सामूहिक रूप से सभी देशों की सुरक्षा बढ़ाने में योगदान देगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में नेपाल के सेना प्रमुख प्रभुराम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया। वाइस एडमिरल आर हरिकुमार अगले नौसेना प्रमुख होंगे। वे एडमिरल करमबीर सिंह का स्थान लेंगे। देश में अब तक 109 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.25%। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तमिलनाडु में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। राज्य सरकार ने चेन्नई सहित 9 जिलों में आज और कल अवकाश की घोषणा की। देश के विभिन्न हिस्सों में छठ महापर्व मनाया जा रहा है। श्रद्धालु आज शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। आज विश्व विज्ञान दिवस है। इस वर्ष का विषय है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहन करने के लिए समुदायों को तैयार करना। रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के साथ आगामी क्रिकेट श्रृंखला के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम के कप्तान होंगे और 2020 विश्व कप क्रिकेट में आज अबुधाबी में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं कनकलता। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वतंत्रता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होने वाला ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, साइमन कमीशन के भारत आने पर सभी राजनीतिक दलों ने इसका विरोध क्यों किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में भारत का राजनीतिक भविष्य तय करने के लिए एक आयोग भेजने का निर्णय लिया था। आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इस निर्णय का भारत में विरोध किया गया। सभी राजनीतिक दलों ने आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। आयोग के भारत पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों ने साइमन कमीशन गो बैक के बैनरों के साथ उसका विरोध किया। आकाशवाणी को दुनिया भर से बड़ी संख्या में श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से मेघा शर्मा। मेरा नाम मेघा शर्मा है। अमृत महोत्सव क्विज की विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का शुक्रिया अदा करती हूँ। आजादी के आंदोलन में छत्तीसगढ़ की बड़ी भूमिका रही है। पंडित सुंदरलाल शर्मा, वीर नारायण सिंह, पंडित रविशंकर शुक्ल ने आजादी की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान दिया। मैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही हूँ जिसमें आकाशवाणी काफी मददगार है क्योंकि आकाशवाणी में बताए समाचार काफी संक्षिप्त और सटीक होते हैं जो मेरी परीक्षा की तैयारी में काफी मददगार साबित हो रहे हैं। श्रोताओं के लिए अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 15 नवंबर को प्रसारित किया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए है। दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में श्री डोभाल ने कहा कि यह भारत के लिए गर्व का विषय है कि वो इस संवाद की मेजबानी कर रहा है। श्री डोभाल ने विश्वास व्यक्त किया कि यह विचार विमर्श उपयोगी होगा और अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने और सामूहिक रूप से सभी देशों की सुरक्षा बढ़ाने में योगदान देगा। श्री डोभाल ने कहा कि अब समय है कि भागीदार देश आपस में विचार विमर्श करें। This is a time for close consultations amongst us, greater cooperation and interaction and coordination among the regional countries. I am confident that our deliberations will be productive, useful and will contribute to help the people of Afghanistan and enhance our collective security. अफगानिस्तान की स्थिति पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद इस समय नई दिल्ली में चल रहा है। ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, रूस, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान और चीन को भी आमंत्रित किया था। दोनों देश इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। चीन ने कहा है कि निर्धारित कार्यक्रम होने के कारण वो बैठक में शामिल नहीं हो पाएगा, लेकिन वो अफगानिस्तान पर बहुपक्षीय और द्विपक्षीय रूप से भारत के साथ वार्ता के लिए तैयार है। ये पहली बार है जब न केवल अफगानिस्तान के पड़ोसी देश बल्कि सभी मध्य एशियाई देश इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। अफगानिस्तान में शांति और सुरक्षा बढ़ाने में भारत की भूमिका के महत्व को स्वीकार किया गया है। हमारे संवाददाता ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि बैठक में अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति, कट्टरवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों का उत्पादन तथा तस्करी के मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। अफगानिस्तान में सैन्य हथियारों से होने वाले खतरों पर भी चर्चा की जाएगी। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव रियर एडमिरल अली शामख्वानी ने कहा है कि अफगानिस्तान में समावेशी सरकार के गठन और इसमें देश के सभी समुदायों की भागीदारी होने से ही समस्या का समाधान हो पाएगा। एडमिरल शामख्वानी ने इसके लिए कोई युक्ति निकल आने की आशा व्यक्त की। वे अफगानिस्तान के बारे में दिल्ली में क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में बोल रहे थे। ताजिकिस्तान की सुरक्षा परिषद के सचिव नसरुल्लाह रहमत जान महमूदजादा ने कहा कि उनके देश की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है, इसलिए वहां की वर्तमान स्थिति से उसे खतरा है। इसके अलावा नशीले पदार्थ की तस्करी और आतंकवाद संबंधित आशंकाएं भी हैं। श्री महमूदजादा ने कहा कि ताजिक अफगान सीमा पर स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ताजिकिस्तान उन सभी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए तैयार है जिससे अफगानिस्तान के लोगों को लाभ हो। किर्गिस्तान के सुरक्षा परिषद के सचिव मरात एम इमान कुलोव ने कहा कि स्थिति न केवल इस क्षेत्र में बल्कि पूरे विश्व में बहुत जटिल है। वार्ता में भाग लेते हुए रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेत्रुशेव ने कहा कि बहुपक्षीय बैठकों से अफगानिस्तान के घटनाक्रम से संबद्ध मुद्दों पर चर्चा से मदद मिलेगी और वहां स्थायी शांति स्थापित होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में नेपाल के सेना प्रमुख प्रभुराम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया। नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ने सेना प्रमुख मनोज नरवणे को नवंबर 2020 में नेपाल सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया था। जनरल प्रभुराम शर्मा कल से 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर भारत में हैं। उन्होंने कल वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी से मुलाकात की थी। सरकार ने वाइस एडमिरल R हरिकुमार को अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। अभी वे पश्चिमी नौसेना कमान में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह इस महीने की 30 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारतीय कोविड रोधी टीकों और टीकाकरण को 96 देशों ने पारस्परिक सहमति के आधार पर स्वीकृति दी है। इन देशों में कोविशील्ड की दोनों खुराक तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त टीके लिए हुए भारतीयों को यात्रा की स्वीकृति दी जाएगी। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 109 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 52,69,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच कल कोविड के 11,466 नए रोगियों की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 98.25% है। कल लगभग 12,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे से कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसे एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश पेमडे श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपस्थित रहेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल के अंत तक कानपुर मेट्रो का शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और मोती झील के बीच 9 किलोमीटर ट्रैक पर कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। एक रिपोर्ट। 32.5 किलोमीटर लंबी कानपुर मेट्रो के ट्रैक के 2 कॉरिडोर होंगे। पहले चरण में मेट्रो ट्रेन 9 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता मार्ग पर चलाई जाएगी। इस मार्ग पर 9 मेट्रो स्टेशन तैयार किए गए हैं। दूसरे चरण में मेट्रो का काम मोती झील से ट्रांसपोर्ट नगर के बीच होगा और इस मार्ग पर भूमिगत मेट्रो स्टेशन बनेंगे। मेट्रो ट्रेन शुरू होने पर 6 ट्रेनें आईआईटी और मोती झील के बीच चलेंगी, वहीं 2 ट्रेनें रिजर्व के तौर पर मौजूद रहेंगी। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत योगी आदित्यनाथ सरकार ने 15 नवंबर 2019 को की थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण तमिलनाडु में कल सभी जिलों में तेज वर्षा हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में तेज से बहुत तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय तमिलनाडु और पुडुचेरी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण मौसम विभाग ने राज्य में हाई अलर्ट जारी किया है। राज्य सरकार ने 9 जिलों में आज और कल अवकाश घोषित किया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। अफगानिस्तान की स्थिति पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद जारी। ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, रूस, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधि बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संवाद अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने तथा सामूहिक रूप से सभी देशों की सुरक्षा बढ़ाने में योगदान देगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में नेपाल के सेना प्रमुख प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया। वाइस एडमिरल आर हरिकुमार अगले नौसेना प्रमुख होंगे। वे एडमिरल करमवीर सिंह का स्थान लेंगे। देश में अब तक 109 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.25%। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तमिलनाडु में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। राज्य सरकार ने चेन्नई सहित 9 जिलों में आज और कल अवकाश की घोषणा की। देश के विभिन्न हिस्सों में छठ पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। श्रद्धालु आज शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। आज विश्व विज्ञान दिवस है। इस वर्ष का विषय है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहन करने के लिए समुदायों को तैयार करना। रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के साथ आगामी क्रिकेट श्रृंखला के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम के कप्तान होंगे और 2020 विश्व कप क्रिकेट में आज अबुधाबी में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। देश के विभिन्न हिस्सों में छठ महापर्व धार्मिक आस्था और समर्पण से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जलाशयों और नदियों के किनारे लोकगीत गाए जाते हैं।
है। औरंगाबाद के देव, नालंदा के बरगांव और पटना के पालीगंज स्थित उलार सूर्य मंदिरों में छठ पूजा करने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए हैं। घुटने भर पानी में खड़ा होकर श्रद्धालु आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि छठी मैया सभी को अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां प्रदान करें। आस्था के इस महापर्व में उगते सूर्य की उपासना और डूबते सूर्य की पूजा का संदेश अद्वितीय संस्कार से परिपूर्ण है। दुनिया तो उगने वालों को पूजने में लगी रहती है, लेकिन छठ पूजा हमें उनकी आराधना करने का भी संस्कार देती है, जिनका डूबना भी प्राय निश्चित है। हमारे जीवन में स्वच्छता के महत्व की अभिव्यक्ति भी इस त्योहार में समाई हुई है। छठ से पहले पूरे घर की सफाई, साथ ही नदी, तालाब, पोखर के किनारे, पूजा स्थल यानी घाटों की भी सफाई पुरजोश सब लोग जुड़ करके करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने छठ पूजा के दौरान कोविड निर्देशों के पालन में लोगों की भागीदारी के लिए हाल ही में लोक गायिका शारदा सिन्हा का गीत जारी किया है। ध्यान रहे कि कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। आइए हम सब मिलकर कोरोना अनुकूल व्यवहारों का पालन करते हुए जिम्मेदारी से त्योहार मनाएं। त्योहार भी और कोरोना उचित व्यवहार भी। और हाँ, जल्द से जल्द टीके के दोनों खुराक लेना न भूलें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों पर आधारित 75 कड़ियों का कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। परिक्रमा कार्यक्रम में आज शाम 4:45 पर इसे प्रसारित किया जाएगा। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। 10 नवंबर 1698 को कलकत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1633 की शुरुआत में बंगाल में व्यापार शुरू करने के बाद इस क्षेत्र में व्यापार के और अधिक अधिकार प्राप्त करना चाहती थी। 1682 में योशियाह चाइल्ड लंदन में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे। वे बॉम्बे के भी गवर्नर थे। उन्होंने एक शाही फरमान प्राप्त करने के लिए
विलियम हेजेस को बंगाल भेजा। अंग्रेजों के अहंकार के कारण बादशाह औरंगजेब ने वार्ता खत्म कर दी। उसके बाद योशियाह चाइल्ड ने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान किया। 1685 में अंग्रेजों ने चटगांव पर कब्जा करने के लिए 12 युद्धपोत भेजे, लेकिन भाग्य ने एक दिलचस्प मोड़ लिया। अपनी यात्रा के दौरान तेज हवाओं के कारण ये जहाज मार्ग भटक गए और कुछ जहाज चटगांव के बजाय हुगली में प्रवेश कर गए। इस दुर्जेय अभियान ने मुगलों को चिंतित कर दिया। मुगल सेना ने वार्ता की पेशकश की, लेकिन बदले में अंग्रेजों ने अपने बेड़े को मजबूत किया और बालेश्वर पर बमबारी शुरू कर दी। उसके बाद बादशाह औरंगजेब ने ब्रिटिश संपत्ति के पूर्ण विनाश के आदेश जारी किए। 1689 में 1 साल के प्रतिरोध के बाद अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने अपमान का घूंट पीकर माफी मांगने के लिए औरंगजेब के खेमे में दूत भेजे। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी ने अपने कारखाने को हुगली नदी से लगभग 20 मील नीचे सुतानाती स्थानांतरित कर दिया। धीरे धीरे ये उपनिवेश कालिकाता और गोविंदपुर तक फैल गया। कालिकाता बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय बन गया। अंग्रेजों ने कालिकाता का नाम बदलकर कलकत्ता कर दिया। 10 नवंबर 1698 को कंपनी ने 3 शहरों सुतानाती, गोविंदपुर और कालिकाता को खरीद लिया। शहर की किलेबंदी 1706 में पूरी हुई थी। फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाने वाला ये उपनिवेश तेजी से बढ़ा और 1707 में इसे प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया। इसके बाद कोलकाता भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रणी केंद्र के रूप में उभरा। आज सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जयंती भी है। 10 नवंबर 1848 को कलकत्ता में जन्मे सुरेंद्रनाथ बनर्जी 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रवाद के प्रमुख प्रेरकों में से एक थे। वे उदारवादी तरीकों में विश्वास रखते थे और संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारत में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद लंदन चले गए। 1869 में वे भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने वाले दूसरे भारतीय बने। उन्हें उनकी गृहभूमि सिलहट में नियुक्त किया गया। हालांकि 1874 में उन्हें एक छोटी सी और अनजाने में हुई प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिए बर्खास्त कर दिया गया था। बनर्जी ने महसूस किया कि उनके साथ भेदभाव किया गया क्योंकि वे भारतीय थे। 1875 में कलकत्ता लौटने पर उन्होंने भारतीयों को संगठित करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए राजनीति में कदम रखा। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इसने भारत में राजनीतिक एकता की नव जागृत भावना की अधिक व्यावहारिक प्रस्तुति के लिए मंच तैयार किया था। इंडियन एसोसिएशन का पहला सत्र दिसंबर 1883 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इस सत्र में भारत के विभिन्न हिस्सों से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। बनर्जी 37 वर्ष तक अध्यापन में सक्रिय थे और इसे अपना मुख्य व्यवसाय मानते थे। हालांकि वे राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लेते रहे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अब विद्यासागर कॉलेज के रूप में जाने जाने वाले तत्कालीन मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया। बाद में उन्होंने रिपन कॉलेज में सेवाएं दी, जिसका नाम अब सुरेंद्रनाथ कॉलेज है। 1878 में वे अंग्रेजी भाषा के एक समाचार पत्र बंगाली के मालिक बने। उन्होंने इसके माध्यम से लगभग आधी सदी तक उदारवादी विचारों का समर्थन किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय से ही इसमें बड़ी भूमिका निभाई। वे 1895 और 1902 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी राजनीतिक आंदोलनों, बैठकों, याचिकाओं और विधायी कार्यवाही के उदारवादी तरीकों में विश्वास रखते थे। अंग्रेजी भाषा के उनके ज्ञान और एक वक्ता तथा वादी के रूप में उनके कौशल ने उन्हें एक उत्कृष्ट सार्वजनिक वक्ता बना दिया। 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में वे अपने राजनीतिक जीवन के शिखर पर पहुंचे। इन वर्षों के दौरान उन्हें अक्सर
बंगाल का बेताज बादशाह कहा जाता था। 1921 में सुरेंद्रनाथ बंगाल की विधान परिषद के लिए चुने गए। इसी वर्ष उन्हें नाइट की उपाधि दी गई। उन्होंने 1921 से 1924 तक स्थानीय स्वशासन मंत्री के रूप में पदभार संभाला। 1923 के चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 6 अगस्त 1925 को बैरकपुर में अंतिम सांस ली। আজি সাগরে ভুবনে আকাশে পবনে নূতন কিরণ ছড়িয়ে দাও। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। शांति और विकास के लिए आज विश्व विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष इस दिवस का विषय है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहन करने के लिए समुदायों को तैयार करना। भारत की T20 क्रिकेट टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा को T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम का कप्तान बनाया गया है। वे विराट कोहली का स्थान लेंगे। 2020 विश्व कप क्रिकेट में आज अबुधाबी में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्बिया के बेलग्रेड में हाल ही में संपन्न हुई सीनियर अंडर 23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के विजेताओं को बधाई दी है। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कुश्ती चैंपियनशिप और ISSF प्रेसिडेंट्स कप टूर्नामेंट के विजेताओं को बधाई दी। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में हल्के बादल छाए रहेंगे। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने और तेज वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी और इम्फाल में सुबह कोहरा छाया रहा। बाद में आसमान साफ रहने के आसार है। कोहिमा ईटानगर में आसमान साफ रहेगा, जबकि गैंगटॉक में शाम को बादल छा सकते हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुदुचेरी में बादल छाए रहेंगे। तिरुवनंतपुरम में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में करीब 1.5 साल के लंबे अंतराल के बाद आज से सरकारी और निजी स्कूलों में 50% की क्षमता से तीसरी से 7वीं कक्षा के बच्चों के लिए नियमित कक्षाएं शुरू हो गई हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा राज्य में 15 नवंबर से पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल फिर से खुलेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अफगानिस्तान की स्थिति पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद जारी। ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिज़ गणराज्य, रूस, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधि बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने विश्वास व्यक्त किया है कि ये संवाद अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने और सामूहिक रूप से सभी देशों की सुरक्षा बढ़ाने में योगदान देगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में नेपाल के सेना प्रमुख प्रभुराम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया। वाइस एडमिरल आर हरिकुमार अगले नौसेना प्रमुख होंगे। वे एडमिरल करमबीर सिंह का स्थान लेंगे। देश में अब तक 109 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.25%। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तमिलनाडु में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। राज्य सरकार ने चेन्नई सहित 9 जिलों में आज और कल अवकाश की घोषणा की। देश के विभिन्न हिस्सों में छठ महापर्व मनाया जा रहा है। श्रद्धालु आज शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। आज विश्व विज्ञान दिवस है। इस वर्ष का विषय है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहन करने के लिए समुदायों को तैयार करना। रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के साथ आगामी क्रिकेट श्रृंखला के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम के कप्तान होंगे और 2020 विश्व कप क्रिकेट में आज अबुधाबी में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।